हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और मैं अमन सेजवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आज फिर से लेकर आया हूँ आप सभी के सामने हमारे सीजीएल टायर 2 के कुछ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। कुछ क्वेश्चंस की बात हमने कल की थी और आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसी सेम जैसे क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जी सर, जैसे कि आपको पता है गाइस कि कल हमने बात किया था, कुछ वॉइस के क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव को समझा था। कुछ नरेशंस के क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिफरेंशिएट किया था। कुछ वोकैब के भी क्वेश्चन देखे थे, कुछ फिलोसफी हमने देखे थे। और आज वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, मतलब उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के जैसे मैं कुछ क्वेश्चन को आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ। सो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, और अच्छे से अच्छे मतलब तरीके से उसको सॉल्व करना सीखेंगे और कम समय में उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, सो आपके सामने आपके स्क्रीन पर गाइस एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन है किसका, आइए देखते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। गाइस कौन सा क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्या करना है हमें इसमें, चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन, नरेशन को लेकर के हमने कल बात की थी, याद है आपको, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पिछली क्लास में कि नरेशन को क्या करते हैं कि नरेशन में एक हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करना है कि हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट है। क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे कि लेट्स नॉट गो आउट टुडे, इट्स गोइंग टू बी अ हॉट डे, ही सेड टू मी। चलिए सबसे पहले गाइस इसमें एक वर्ड है जिसका मैं प्रोनाउंसिएशन सही से करना चाहूंगा, दैट इज ही। इस वर्ड का मीनिंग क्या है आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन क्या हम इस वर्ड को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करना जानते हैं, क्या इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानते हैं? तो आइए देखते हैं कि इस वर्ड का क्या है सर प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो गाइस ये वर्ड हमारा क्या कहलाता है, इट्स हॉट। क्या गाइस, हॉट। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, इस वर्ड को हॉट कहा जाता है, यानी कि कुछ फीलिंग की बात करता है तो फीलिंग भी उसके अंदर आनी चाहिए। और फीलिंग जब हम इस सेंस में बोलते हैं कि हॉट, तो कुछ फीलिंग की बात करता है और हम किसी के सामने बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा सेंस और एक अच्छी फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं आगे। सो लेट्स नॉट गो आउट टुडे, इट्स गोइंग टू बी अ हॉट डे, ही सेड टू मी। सो ही, जैसे कि हमने बात किया था, ही हमारा क्या है गाइस, यहाँ पर ही हमारा है स्पीकर। ही क्या है गाइस, ही है हमारा स्पीकर। और सेड टू है हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। ये भी हमने कल बात की थी, रिपोर्टिंग वर्ब की बात की थी। एंड मी की हमने बात की थी कि मी हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर मी है हमारा लिसनर। ओके, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये पूरी की पूरी रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये लेट्स नॉट गो आउट टुडे, इट्स गोइंग टू बी हॉट टुडे, मतलब हॉट डे। ये पूरी की पूरी रिपोर्टेड स्पीच है। और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें टू सेंटेंसेस दिखते हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस है लेट्स नॉट। इस लेट्स का मीनिंग क्या है, ये लेट्स हमें बताता है कि लेट अस, क्या बोलता है, लेट अस। और जैसा हम जानते हैं कि ये लेट बात करता है गाइस सजेशन की, माय डियर फ्रेंड्स, किसकी बात करता है, सजेशन की। तो यानी कि इस सेंटेंस के अंदर इट मींस कि इस सेंटेंस के अंदर हमें कुछ सजेशन की बात की जा रही है कि सजेशन क्या है कि लेट अस नॉट गो आउट टुडे, कि आज हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा बाहर का जो दिन है वो बहुत ही गर्म है सर। इस वजह से उसमें सजेशन ये दिया जा रहा है कि आज बाहर हम नहीं जाना चाहेंगे। सो देखिए सजेशन की बात करते हैं, तो जब हमने स्पीकर की बात की तो स्पीकर तो ही रहने वाला है। ऑप्शन से हमने चेक किया ही, इसमें भी ही, इसमें भी ही है, और लास्ट ऑप्शन में भी हमारा स्पीकर सेम ही रहता है, एज यू नो दैट वेरी वेल। ओके, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहती है। अब जब लेट अस की बात आ रही है तो सजेशन आ रहा है, सजेशन इस सेंटेंस के अंदर दिया जा रहा है, तो यानी कि स्पीकर सजेशन दे रहा है लिसनर को, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी सजेशन से रिलेटेड ही रहेगी, बिकॉज वहां लेटेस्ट यूज हुआ है। सो लेट के लिए यहाँ पर हमारा सजेस्टेड होना चाहिए। क्यों सजेस्टेड होना चाहिए, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी वो क्या रहने वाली है मेरे दोस्तों, सजेस्टेड रहने वाली है। अब इसमें सजेस्टिंग है क्या, और सजेस्टिंग से पहले यहाँ पर इज है। अब सजेस्टेड हमारा पास्ट की बात करता है। सो लेट्स अस नॉट गो आउट टुडे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मतलब हॉट डे, और ये सैड हमारा ये कौन सी बात करता है, पास्ट। और जैसे कि हमें पता है कि अगर पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट में ही रहेगी। सो यहाँ पर ये सजेस्टेड होगा, इस सजेस्टिंग होने से रहा बिकॉज ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, और ये सजेस्टेड है, और यहाँ पर हैड सजेस्टेड है तो हैड का भी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा कोई काम होने वाला
नहीं है, इससे काम हमारा नहीं चलेगा। सो हमारे पास बचेगा इस ओनली 2 ऑप्शंस बचे, क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड भी तो यूज करना है ना। हमें एग्जामिनेशन में बहुत कम समय के अंदर एग्जाम आंसर को फाइंड आउट करना है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। हाँ जी गाइस, सो एलिमिनेशन मेथड क्या है कि हमने उसी एलिमिनेशन मेथड से हमने 2 ऑप्शंस को आउट किया। अब बचे हमारे सामने सिर्फ ओनली 2 ऑप्शंस, जिसमें से पहला है ऑप्शन ए एंड सेकंड है ऑप्शन बी। ओके गाइस, उसके बाद देखिए कल हमने बात की थी कंजंक्शन की, इसमें भी कंजंक्शन दैट है और इसमें भी कंजंक्शन हमारा दैट है, दोनों में कंजंक्शन दैट है। ठीक है गाइस, कोई इशू नहीं है। अब ये जो वी यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का, यहाँ पर दे है, यहाँ पर बी है। अब सेकंड के तो हम बात करेंगे नहीं, बिकॉज सेकंड तो हमारा ऑलरेडी पहले बार हो गया और फोर्थ भी बात हो गया। तो हमारे पास यानी कि फर्स्ट और थर्ड में हमें क्या बचा है, प्रोनाउन। यहाँ पर वी दिया हुआ है और यहाँ पर भी वी दिया हुआ है, तो वी इसलिए रहेगा बिकॉज लेट के साथ में जो है ना गाइस, वो ये अस है। और आप सभी को पता है, क्या पता है गाइस, कि आपको पता है कि ये जो लेट है, लेट के बाद जो अस यूज दिया हुआ है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है। और ऑब्जेक्टिव का अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो अस का सब्जेक्ट होता है वी, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज किया, वी यूज किया हुआ है। इस वजह से हमने क्या यूज किया हुआ है, वी यूज किया हुआ है। तो वी यहाँ रहेगा और वी यहाँ दोनों में ही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सजेशन के लिए अगर हम मॉडल वर्ब की बात करें तो हमारी मॉडल वर्ब गाइस शुड, यानी कि जो मॉडल वर्ब होती है वो हम शुड के लिए यूज करते हैं। शुड किसके लिए यूज करते हैं, शुड बात करता है माय डियर फ्रेंड्स, शुड बात करता है हमारा एडवाइस की। किसकी बात करता है, एडवाइस की। और एडवाइस के साथ साथ शुड हमारा किसकी बात करता है, एडवाइस के साथ साथ शुड हमारा बात करता है माय डियर फ्रेंड्स, सजेशन की बात करता है। और जब ये सजेशन की बात कर रहा है, एडवाइस की बात कर रहा है, तो यहाँ भी सजेशन ही किया जा रहा है और एडवाइस की जा रही है। तो शुड की बात करेंगे तो शुड, और नॉट इसलिए आया क्योंकि नॉट यहाँ पर भी क्वेश्चन में नॉट था और यहाँ पर भी शुड नॉट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बड़ा देखा कि गोइंग टू बी, शुडंट बी गोइंग। गाइस जब हमने बात की कि शुड नॉट बी, पहली बात तो बी ही यहाँ पर क्यों आएगा, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि शुड एक मॉडल वर्ब है और हर एक मॉडल वर्ब के बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो हमें यहाँ भी तो फर्स्ट फॉर्म की नीड है ना। तो गाइस यहाँ पर शुड के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज गो आउट दैट डे एज इट वाज गोइंग टू बी अ हॉट डे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन बड़े प्यार से ही समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन के हमें एक एक चीज को देखना है, ऑप्शंस के हमें एक एक बारीकी से उस चीज को देखना है। अगर हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है और जल्दी से फाइंड आउट करना है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना है, तभी हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा क्या कहता है, देखिए आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। देखिए वही बात जो कल हमने यानी कि प्रीवियस क्लास में बात की थी कि बेस्ट वे यानी कि इंप्रूवमेंट की बात की थी कि इंप्रूवमेंट क्वेश्चन को क्या कहता है, और अगेन हमें यहाँ पर नीड है इस अंडरलाइन पार्ट को देखने की। अंडरलाइन पार्ट में क्या दिया हुआ है, आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार एज माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल। यानी कि एक पर्सन है जो कि आई बोलो तो अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं सोच रहा हूं सर, मैं थिंक कर रहा हूं किस चीज के लिए, एक न्यू कार परचेज करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। किसके लिए, एक न्यू कार परचेज करने के लिए। क्यों, बिकॉज एज माई ओल्ड वन, यानी कि ये ओल्ड वन जो यूज हुआ है, ये ओल्ड वन किसके लिए यूज हुआ है, ये इस कार के लिए यूज हुआ है, यानी कि ओल्ड वन इस कार के लिए, क्योंकि न्यू कार की वो सोच रहा है बिकॉज उसकी ओल्ड जो वन है, ओल्ड वन मींस ओल्ड जो कार है वो कैसी हो गई है, इज गिविंग मी ट्रबल, यानी कि उसकी जो पुरानी कार है, ओल्ड कार है, अब उसको वो काफी परेशान कर रही है और उसको काफी परेशानी यानी कि ट्रबल फील करना पड़ रहा है। सो यही रीजन है उसका न्यू कार को सोचने का सर। और देखिए जैसे कि यहाँ पर मेन वर्ब थिंकिंग यूज हुई है, सो आपको पता है गाइस कि ये जो वर्ब है ना थिंक, ये थिंक वैसे तो हमारा एक जनरल सेंस के लिए यूज किया जाता है। जब हम जनरल एक्ट की बात करते हैं ना थिंक की, तो ये इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। कौन से टेंस में यूज की जाती है हमारे डियर फ्रेंड, इंडेफिनिट टेंस में। जब ये थिंक हमारी किसकी बात करेगी, जनरल सेंस की बात करेगी। लेकिन अगर हम इस थिंक को लेकर के अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की, अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, सो प्लानिंग के लिए ये थिंक वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, ये थिंकिंग हो जाएगी। बिकॉज प्लानिंग का जो एक्शन है वो एक्शन हमारा मेरे दोस्तों कैसा रहने वाला है, कंटिन्यूअस रहने वाला है, और ये कंटिन्यूअस रहने वाला है, इसी वजह से ये प्लानिंग की होगी और थिंकिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज करते हुए। और एज यू नो दैट के हम लोग
कब यूज करते हैं प्लानिंग मतलब थिंकिंग आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म ओनली हम लोग कंटिन्यूअस में ही यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पर प्लानिंग की बात हो रही है, आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही क्लियर हो रहा है, तो इसलिए थिंकिंग वर्ब यूज की गई है, कोई इशू नहीं है सर। उसके बाद में 2 + बाय का यूज किया हुआ है, यानी कि 2 + V1 का इंफिनिटिव का यूज किया हुआ है। और सेंटेंस हमें कह रहा है कि इंप्रूवमेंट करना है हमें, तो इंप्रूवमेंट देखते हैं गिवन ऑप्शंस में से क्या इसका कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है गाइस, आइए चेक करते हैं। वैसे कि यहाँ पर वर्ब स्टार्ट हो रही है थिंग्स तो होने से रहा, मैंने अभी आपको बताया ना, प्लानिंग जहां की जाएगी वहां पर थिंकिंग की बात होगी, जहां प्लानिंग की जाएगी वहां थिंकिंग की बात होगी, और थिंकिंग की बात होगी तो कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी। और यहाँ पर इसको देखते हुए थिंकिंग वर्ब बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो थिंग्स से ही हमें पता चला कि ये हमारा ऑप्शन नहीं रहने वाला है, ये इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं रहने वाला है। आगे हम बढ़े, आगे हमने देखा थिंकिंग वर्ब है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज हुआ है और ऑफ के बाद बाइंग का यूज हुआ है गाइस। देखिए यहाँ पर 2 था, 2 के बाद V1 का यूज हुआ था, लेकिन थिंकिंग के बाद यहाँ ऑफ है और ऑफ के बाद यहाँ पर V1 + ing मींस बाइंग का यूज हुआ है। ऐसा क्यों, ऐसा कब होता है? हम सभी जानते हैं अगर कोई प्रेपोजिशन हम लोग यूज करते हैं गाइस, क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन। सो आफ्टर द प्रेपोजिशन वी ऑलवेज यूज V1 + ing फॉर्म, एज यू नो दैट वेरी वेल। प्रेपोजिशन के बाद हम लोग यहाँ पर V1 + ing का यूज करते हैं, और V1 + ing क्या है माय डियर फ्रेंड्स? V1 + ing हमारी यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, सो यहाँ पर ये ऑफ है, ऑफ क्या है? ऑफ हमारा है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म की हमें नीड है, और आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ पर बाइंग गिवन है, यानी कि दी गई हुई है, गिवन है। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हमें मार्क नहीं करना, बिकॉज अभी 2 ऑप्शंस हमारे और बचे हुए हैं। नीचे देखा थॉट, ये तो यहीं से गलत हुआ, और नो इंप्रूवमेंट क्यों? क्योंकि ये तो ऑप्शन हो सकता है, तो ये भी नहीं हुआ, इस वजह से हमारा आंसर करेक्ट क्या बनेगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार एज माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल। ठीक है गाइस, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिलेक्ट द वर्ड। हमें इस वर्ड को, यानी कि एक वर्ड को सिलेक्ट करना है विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये बात क्या कहता है गाइस? आपको पता है ये क्वेश्चन आपका वोकैब का है, वोकैब से क्वेश्चन आया है, और वोकैब के किससे आया है सर? OWS, जिसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है गाइस, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है, वर्ड क्या है हमारा? OWS क्या है कि एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म। सर देखिए, कंपेलिंग का मीनिंग क्या होता है? एक्सरसाइज तो आप सभी जानते हैं, एक्सरसाइज। कंपेलिंग का मीनिंग होता है परसुएड करना गाइस, टू परसुएड या फिर टू फोर्स। ठीक है, सो एक्सरसाइजिंग की जा रही है किसके ऊपर? मतलब परसुएड करने के लिए, किस चीज के लिए? चार्म के लिए सर। तो अब हमें इसका OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें फाइंड आउट करना है गिवन ऑप्शंस में से, और हमारे पास जो वर्ड गिवन है वो दिए हुए हैं 4 वर्ड। पहला जिसमें से है डिसमिसिव, सेकंड है वैपिड, थर्ड वर्ड है हमारा कैरिज्मेटिक, और फोर्थ वर्ड है हमारा अनइंस्पायरिंग। सर देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है रियल में। मैंने आपको बताया कंपेलिंग का मीनिंग होता है परसुएड और फोर्स करना। क्लियर? किस चीज के लिए? चार्म के लिए। चार्म अपने आप में अगर मुझे बात करूं तो चार्म अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, तो जाहिर सी बात है इसका OWS आना है तो पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड। डिसमिसिव की बात क्या है सर? डिसमिसिव क्या कहता है? डिसमिसिव कहता है किसी भी चीज को खारिज करने की बात करता है। क्या बात करता है? किसी भी चीज को खारिज करने के लिए बात करता है। अब खारिज की बात आ रही है, दैट मींस ये वर्ड हमारा नेगेटिव हुआ। कैसा हुआ माय डियर फ्रेंड्स? ये नेगेटिव वर्ड हुआ, तो ये तो ऑप्शन से बाहर हुआ, बिकॉज नेगेटिव वर्ड है। हाँ, बिकॉज डिसमिसिव हमारा कैसा वर्ड है माय डियर फ्रेंड? डिसमिसिव हमारा नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है क्योंकि किस बात की बात करता है ये? कि नेगेटिव वर्ड है, खारिज करने की बात करता है किसी भी चीज को। लेकिन जब मैंने वैपिड की बात की, तो वैपिड हमारा क्या कहता है? वैपिड कहता है विदाउट एनी इंटेलिजेंस। क्या कहता है? विदाउट एनी इंटेलिजेंस, यानी कि जहां पर किसी भी चीज की समझदारी या इंटरेस्ट की बात ना हो सर, विदाउट एनी इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट। ठीक है, सो यहां पे विदाउट ने, यानी कि विदाउट ने हमें एक सिंपल सा मतलब एक वो दे दिया, सॉरी मतलब यहां पर इसने क्या दे दिया? एक नेगेटिव सेंस डिनोट कर दिया। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन हमारा बाहर हुआ। नेगेटिव तो हमें चाहिए नहीं, बिकॉज़ चार्म एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, कैरिज्मेटिक क्या कहता है? कैरिज्मेटिक अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसे पता? कैरिज्मेटिक उस पर्सन को डिनोट करता है जो कैरिज्मा को बात करता है। कैरिज्मा यानी कि कैरिज्मा मतलब क्या हो रहा है सर?
कैरिस्मेटिक की अगर मैं बात करूं तो कैरिस्मेटिक किस चीज की बात करता है? कैरिस्मेटिक बढ़ता है कि यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज, कैरिस्मेटिक बात करता है हमारा किस चीज की गाइस, कि यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु हैज कैरिस्मा, यानी कि एक ऐसे पर्सन की बात करता है हु हैज कैरिस्मा। कैरिस्मा मींस एक पॉजिटिव टर्म, एक चार्म जिसके अंदर, वो चार्म्स की बात करे। तो इस वजह से इसका हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर रहने वाला है, बिकॉज यही पॉजिटिव है। और इसके इस फोर्थ ऑप्शन में पहले लग गया हमारा अन प्रीफिक्स हो गया, और अन आप सभी जानते हैं कि अन तो किसी भी चीज की वजह से ये पॉजिटिव वर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अन ऑलवेज नेगेटिव की बात करता है। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो वन एंड ओनली वर्ड हमारा बचा कैरिस्मेटिक, और यही हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए गाइस मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस। अगेन हमारे पास वॉइस का क्वेश्चन आया माय डियर फ्रेंड्स। किसका क्वेश्चन आया? वॉइस का। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम अच्छे से जानते हैं, कल लास्ट क्लास में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। आइए बढ़ते हैं सर। दे शिफ्टेड, शिफ्टेड हमारा कैसा वर्ब है सर? सेकंड वर्ब है, और ये हमारा क्या है गाइस? हमारा सब्जेक्ट है। शिफ्टेड, दे शिफ्टेड व्हाट? द वेंचर। दे शिफ्टेड द, सॉरी, दे शिफ्टेड द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस, यानी कि उन्होंने क्या शिफ्ट किया? वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो यानी कि इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट ने हमें क्या इसका आंसर दिया? वर्ड का आंसर दिया, और वर्ड का आंसर दिया तो गाइस यही हमारा ऑब्जेक्ट बना। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बना, तो आपको पता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? ये ऑब्जेक्ट पहले हमारा आएगा प्लेसिंग पे, लेकिन ये जो वर्ब है ये सेकंड वर्ब है, और सेकंड वर्ब किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनटू वॉइस पैसिव, तो आपको पता है कि वॉज वर्ब प्लस V3 चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर आएगा। तो यहाँ देखिए द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस, द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस सभी में है, लेकिन ठीक है द वेन्यू ऑफ द, इसमें भी है द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ऑप्शन भी द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस। लेकिन जब हमने थर्ड ऑप्शन देखा तो दे आर शिफ्टिंग, ये तो होने से रहा, क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं होना, क्योंकि पहली बात तो इसमें ऑब्जेक्ट ही हमारे पास प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्या नहीं है कि देखिए यहाँ पर द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें नहीं है, और यहाँ पर भी दे है तो ये भी, तो ये वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ भी अप्लाई किया कि एलिमिनेशन मेथड से ही हमारा आंसर बहुत जल्दी हमें मिलता है सर, और ये हमेशा अप्लाई होता है, इस बात की गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स। सो वेन्यू वेन्यू ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट करेक्ट हैं। उसके बाद हमें वर्ब को चेक करना माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर वॉज है और यहाँ पर हैज है। हैज तो होने से रहा, आपको पता है कि सर पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब प्लस V3 आना है माय डियर फ्रेंड्स। तो हैज नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर, ये भी बाहर हुआ। एक ही ऑप्शन बचा वॉज और शिफ्टेड V3 वाला, और यही हमारा आंसर हुआ माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन का हमारा आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, और ये सेक्शन आपके एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बस कंडीशन यही है कि बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए गाइस इसको, और ध्यान से समझते रहिए। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बात करता है नेक्स्ट वर्ड, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड। अब हमें वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। कौन से वर्ड को? उस वर्ड को जो मिसस्पेल्ड है, यानी कि जो गलत लिखा हुआ है, जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। आपको पता है आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत पूछी जाती है। कभी कभी इसमें स्पेल की जगह करते हैं कि जो करेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि जो सही से लिखा हुआ है, सही करेक्टली जो वर्ड है उसको फाइंड आउट कीजिए। तो वहां पर आपके पास 3 ऑप्शंस कैसे होंगे? इनकरेक्ट वाले होंगे, 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ मिस स्पेल्ड है तो 1 ऑप्शन करेक्ट है, 3 ऑप्शंस आपके यहाँ पर क्या है? मिस स्पेल्ड है गाइस, मतलब करेक्ट नहीं है। सो देखिए डेफिनेटली की बात करें तो डेफिनेटली वर्ड बना है डेफिनेट से, बिल्कुल सही है। डेफिनेट यहां तक हमारा होता है, LY लग गया। एक्सीडेंटली बना है एक्सीडेंट से, ये वर्ड भी बिल्कुल सही है। एक्सीडेंटली ये भी ठीक है, ये वर्ड भी कोई इशू नहीं है, ये भी बिल्कुल स्पेलिंग के तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइन, कंसाइन कन प्लस साइंस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है सर, इसमें भी कोई इशू नहीं है। बचा ऑप्शन क्या? ये, तो यही आंसर है। क्यों? क्योंकि तीनों गिवन जो वर्ड है अब वाले वो तीनों ही करेक्ट हैं। लेकिन देखते हैं सर फोर्थ में ऐसा क्या मिसिंग है जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ। आइए देखिए, वर्ड है चार्जेबल। क्या बनाना चाहता है वो? चार्जेबल। चार्जेबल बनाना चाहता है तो सर चार्जेबल वर्ड होता है, यानी कि चार्ज प्लस एबल, तभी तो वो चार्ज बना सर, चार्जेबल बना। चार्जेबल वर्ड बना कैसे? चार्ज प्लस एबल। और चार्ज एबल के लिए मतलब चार्ज की स्पेलिंग क्या होती है? जिसमें जी के बाद ई भी आता है, लेकिन यहाँ तो ई नहीं है और यही हमारा गलत है, तो इस वजह से यही हमारा आंसर होगा। मतलब ये तीनों नहीं, ये हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 4। क्लियर है गाइस?
ठीक है, बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द सेगमेंट व्हिच हैज एन एरर। अब आपके सामने जो माय डियर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आया है एरर डिटेक्शन। आप सभी जानते हैं एरर डिटेक्शन क्या होता है, कि जिसमें हम लोगों को ग्रामेटिकली एरर को फाइंड आउट करना होता है माय डियर फ्रेंड्स। ग्रामेटिकल एरर क्या, ग्रामर, उसके लिए हमें ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से हमारे माइंड में होनी चाहिए कि क्या है, कहां पर कैसा यूज होता है। अगर हम उसके मीनिंग को देखिए, ग्रामेटिकली एरर फाइंड आउट करना कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हमें उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, अगर जो गिवन सेंटेंस है अगर उसका मीनिंग हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो हम उसका एरर को भी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स यही है कि उसके मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आ जाए और ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में अच्छे से सेट होने चाहिए, मींस उसके हम लोग हैबिचुअल होने चाहिए, वो चीजें हमारी बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। और उम्मीद है आप गाइस सीजन टायर 2 के एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए तो ये सब चीजें क्लियर होंगी। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए देख रहे हैं क्या है सर इसका ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। सो ओवर द years द राइटर एमिश हैज इवॉल्व्ड टू व्हाट मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स। गाइस क्या कह रहा है, यहीं से अगर आपको ध्यान दे दिया जाए तो शायद आप इसके आंसर को फाइंड आउट क्लियरली कर लें, क्योंकि यहीं से जो कहानी है यहीं से आपके आंसर्स को ध्यान देने वाली है। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओवर द years द राइटर एमिश हैज इवॉल्व्ड टू व्हाट मिलियंस ऑफ यंगस्टर aspires to be today an inflection। देखिए यहां पर देखा जाए दो सेंटेंस की बात हुई है। द राइटर एमिश हैज इवॉल्व्ड, ये वर्ड हो गया यहां पर, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ हैज हुआ, हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, थर्ड फॉर्म यूज हुई। उसके बाद टू आया, टू के बाद यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड ही कहेंगे यहां पर, मिलियंस ऑफ यंगस्टर, मिलियंस ऑफ यंगस्टर। अब इस अनदर क्वेश्चन का, क्योंकि यहां पर जो ये क्वेश्चन वर्ड है ना थोड़ा थोड़ा किसकी काम कर रहा है गाइस, ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन काम भी कर रहा है। कंजंक्शन के बाद एक अनदर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और अनदर सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है सर, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और मिलियंस ऑफ यंगस्टर, आप खुद ही सोचिए कि सब्जेक्ट अगर है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है गाइस। आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, तो मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स में भी हमारा एस पीछे सफिक्स है, जो चीख के यानी कि चिल्ला चिल्ला करके हमें बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो वर्ड है, ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लरल है सर। और इसके बाद जो इन्होंने वर्ब यूज की हुई है, वो वर्ब क्या यूज की हुई है माय डियर फ्रेंड, उन्होंने वर्ड की हुई है एस्पायर्स। और एस्पायर्स यानी कि V1, ये वर्ब है हमारी कौन सा पैटर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, जिसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। कैसे बना, V1 प्लस एस ईएस। आप सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड कि ये जो वर्ब है ना कहां यूज की जाती है, ये वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहां यूज की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तभी हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, प्लरल है, तो सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ना कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट प्लूरल, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर वर्ब भी कौन से रहने वाली है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाली है। और इस वजह से यहाँ पर से इसमें से एस हमारा हमें हटाना पड़ेगा। क्या ऐसा ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन में बिल्कुल है। क्या है गाइस, एस्पायर। तो ये वाले ऑप्शन यानी कि जो इसका आंसर बी है वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइस। तो द आंसर विल बी ऑप्शन बी सर, ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर ये V1 प्लस एस नहीं आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की नीड है। तो ये हमारा आंसर बना। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे इसमें से आंसर, इसके अंदर से हमने आंसर को फाइंड आउट किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर से। अगला क्वेश्चन भी सेम ये कहता है सिलेक्ट द सेगमेंट व्हिच हैज एन एरर। अगेन क्वेश्चन हमारे पास एरर का है गाइस, इसमें से भी हमें क्या करना है कि एरर को फाइंड आउट करना है सर। वही मैंने ठीक है अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि सबसे पहले हमें सेंटेंस का मींस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। सेकंड, कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में अच्छे से सेट होने चाहिए सर। देखिए ईच फिल्म विल बी चेक्ड, सर विल लग गया, बी लग गया, चेक लग गया, V3 है सर। यहाँ पर कल हमने बात की थी विल के बाद में अगर V आ जाए और उसके बाद में V3 आ जाए तो वॉइस की बात होती है सर।
वॉइस में भी किसकी बात होती है, पैसिव की बात होती है। तो एक बात तो हमें यहाँ क्लियर हुई क्या, कि ये पैसिव का सेंटेंस है सर। किसकी बात क्या 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 क्लियर हुई, कि ये पैसिव का सेंटेंस है, एक्टिव नहीं है। लेकिन हमें तो एरर फाइंड आउट करना है ना, तो विल के बाद बी ठीक है, बी के बाद V3 ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है बिल्कुल करेक्टली, ठीक है। चेक बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड, यानी कि जो ईच फिल्म है, हर एक फिल्म जो चेक की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। क्या किसको अपॉइंट किया है, सेंसर बोर्ड को अपॉइंट किया है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। किसके साथ, किसके लिए, अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन सर। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों माय फ्रेंड्स, एक बात बताइए सर, ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी फिल्म्स आती हैं वो सेंसर बोर्ड के द्वारा ही की जाती हैं रिलीज होने से पहले। लेकिन क्या सेंसर बोर्ड के साथ पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, मतलब एग्जीबिशन के साथ में, मतलब पब्लिक के साथ में उसको चेक किया जाता है, या ये अथॉरिटी सिर्फ सेंसर बोर्ड की है जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है? उसमें पब्लिक का तो रोल नहीं है कि वो पब्लिक भी इसको चेक करेगी, सेंसर बोर्ड के साथ रोल प्ले करेगी। ये बात आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसी बात में हमारा एरर है। कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा एरर है कि सर ये जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट का सेंसर बोर्ड है ना सर, ये अथॉरिटी गवर्नमेंट ने सिर्फ सेंसर बोर्ड को दी है, ना कि सेंसर बोर्ड के साथ पब्लिक एग्जीबिशन को दी है। आपको पता है गाइस, ये अलोंग हमारा क्या है, ये अलोंग हमारा प्रेपोजिशन है। अलोंग हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, जो किसकी बात करता है गाइस, जो यूज होता है किस चीज के लिए, पैरेलल टू समवन और समथिंग, पैरेलल टू समवन और समथिंग। तो अलोंग तो यहाँ पर ये सेंस दे रहा है ना कि सेंसर बोर्ड के साथ पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, पब्लिक एग्जीबिशन भी चेक करेगी सर, पब्लिक भी चेक करेगी एग्जीबिशन के लिए। नहीं सर, यहाँ पर जो सुटेबल प्रेपोजिशन होनी चाहिए, यानी कि एरर यहाँ पर अलोंग में। सो यहाँ पर देखते हैं कौन सा, सो अलोंग में एरर है, यानी कि यहाँ पर जो सुटेबल प्रेपोजिशन होनी चाहिए, जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो होना चाहिए था कि सेंसर बोर्ड, गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। सो यहाँ पर जो सुटेबल प्रेपोजिशन आनी चाहिए थी गाइस, वो क्या आनी चाहिए, यहाँ पर सुटेबल प्रेपोजिशन फॉर का यूज होना चाहिए, ना कि अलोंग का यूज होना चाहिए। सो अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन का ही हमारा एरर है, और यही हमारा आंसर है। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के हमें बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट को, वैल्यूएबल कमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है और समझा जाता है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कह रहा है आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। आपको फिर पता है वही इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है सर, ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज हमें पता है कि इंप्रूवमेंट को इसको सर्च करना है हमें। द बुक्स those I gave you is mine. Please don't misplace them or lend them to someone else, my dear friends. अगर आप देख रहे हैं सर बहुत अच्छे से कि जो किसकी बात हो रही है इसमें, द बुक्स की बात हो रही है सर। किसकी बात हो रही है? द बुक्स की बात हो रही है। जो किसकी बात कर रहा है, यानी कि द बुक्स दोज आई गिव यू इज माइन, यानी कि जो बुक्स हैं वो किसको, जो इसने, आई ने किसको दी है, मतलब तुम्हें दी है, मतलब यू को दी है, वो क्या है, वो किसकी है, वो माइन है। ये माइन हमारा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं सर। तो आप सभी को पता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन ठीक है या नहीं है, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट तो यही है हमारा। सो माइन सर आपको पता है ऐसा पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद में कभी भी नाउन यूज नहीं होता। तो ये तो ठीक है, बिकॉज इसके बाद तो फुल स्टॉप है, सेंटेंस खत्म हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर नाउन होता तो क्या इस नाउन के लिए मैं यहाँ पर माइन यूज करता? नहीं सर। अगर यहाँ पर नाउन होता तो मैं इस माइन की जगह यहाँ पर मैं कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करता? माई यूज करता, क्योंकि इसके पीछे हमें नाउन की नीड होती है। लेकिन यहाँ पर जब नाउन नहीं है तो ये माइन ही यूज किया जाएगा, जो कि अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए द बुक्स अपने आप में प्लूरल नंबर है, एच से आपको डिनोट हो रहा है बहुत क्लियरली सर। ठीक है, दोज आई गेव, गाइस दोज का जो ये यहाँ पर रोल है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये रिलेट करने का काम कर रहा है? द बुक्स, ये बुक्स की बात कर रहा है, और दोज यानी कि स्टेटमेंट को बता रहा है कि जो मैंने तुम्हें दी है वो किसकी है, वो मेरी है। सो यहाँ पर ये दोज का जो रोल है वो इन्होंने कैसा बताया गया है
वो इन्होंने रिलेट करके बताया गया है, और रिलेट को हम लोग कैसे नाम देते हैं गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाला क्वेश्चन है वो क्या कराना चाह रहा है इस दोस्त से, वो रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन कराना चाह रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि दोज कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन नहीं करता। हमारे पास रिलेटिव फंक्शन मतलब प्रोनाउन है कौन कौन से, हु है, whom है, that है, which है और whose है। ये हमारे जो प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउन ऐसे हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। क्या इनमें दोज है माय डियर फ्रेंड्स, नहीं। सो दोज यहाँ पर यूज नहीं होगा। हमें पता है कि ये बिल्कुल ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि दोज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये जो दोज है ये बुक से यहाँ पर रिलेट करने की बात, करवाने की बात कर रहा है, और वहां पर कुछ भी इनका रिलेशन आपस में नहीं दिख रहा है सर। सो दोज में एरर है, ये हमें पता चल गया। सो दैट, अब दोज में एरर है तो दोज की जगह आना क्या चाहिए सर। सो दोज की जगह देखिए, हु तो हमारा पता है किसके लिए आता है सर, दोज यहाँ पर बेसिकली आ किसके लिए रहे, बुक्स के लिए। बुक्स अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग है। सो सर ये और ये तो हमारे लिविंग बिंग के लिए आते हैं गाइस, तो हु और हुम तो हो नहीं सकता। सर ये पोजीशन की बात करते हैं दोनों के दोनों, ये नॉन लिविंग की पोजीशन बात करता है, विच हुज हमारा लिविंग की पोजीशन की बात करता है। लेकिन बच्चे भाई साहब जो दैट, ये जो दैट है ये हमारे 3 से 4 फंक्शन करता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन माय डियर फ्रेंड। सबसे जो उसमें से जो यहाँ पर यूज किया गया है वो यूज किया है स्पेसिफिक सेंस वाला। कौन सा, स्पेसिफिक सेंस वाला यूज किया गया है। और स्पेसिफिक सेंस के लिए यहाँ पर हमें यानी कि स्पेसिफिक बता रहे हैं उस बुक को, यानी कि जो बुक है उसको दी गई है वो क्या है, वो मेरी है। और देखिए दूसरा इसमें क्या एरर है जो हमें फाइंड आउट करना है सर, वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है कि बुक्स अपने आप में सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल है, तो आगे आने वाली हेल्पिंग ऑफ भी कैसी होनी चाहिए, प्लुरल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, इज, और इज हेल्पिंग ऑफ तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करती है, ना कि एक प्लुरल सब्जेक्ट को डिनोट करती है। सो ये भी गलत है। सो यहाँ पर इस दोस्त की जगह हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए माय डियर फ्रेंड, दैट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। चलो दैट आना चाहिए। सो दैट हमारा यहाँ पर है, और इसकी जगह क्या आना चाहिए, आर। तो करेक्ट आंसर जो होगा, दैट आई गेव यू आर माइन। ठीक है, सो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नो इंप्रूवमेंट नहीं, ये भी नहीं है सर। और दैट आई गेव यू इज माइन, ये भी नहीं है, बिकॉज इसमें भी क्या है, इज आ गया। सो ये तो हो नहीं से रहा सर। विच आई, विच तो आ ही नहीं सकता, पोजीशन की क्या, और यहाँ पर वैसे भी इज है तो ये भी नहीं आएगा सर। ठीक है, सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो इसमें इंप्रूवमेंट था वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सर इंप्रूवमेंट है तो किसका है। ठीक है, ये चीज का हमें पता होना चाहिए, और है तो क्यों है, उसका रीजन क्या है वहां पर इंप्रूवमेंट करने का सर। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, नरेशन का क्वेश्चन है माय डियर। नरेशन वही आपके सामने जो हम बात कर रहे हैं सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कपिल सेड टू हिज टीम, कपिल क्या कहता है, कपिल अपनी टीम से कहता है सर, आपको पता है स्पीकर हुआ, लिसनर हुआ, सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ माय डियर फ्रेंड्स, इनवर्टेड कॉमास। इफ यू डोंट परफॉर्म वेल इन दिस मैच, आपको लग रहा है इसमें कुछ मीनिंग आ रहा है कि इफ यू डोंट परफॉर्म वेल इन दिस मैच, क्या आपको इससे कुछ सेंस मिल रहा है वार्निंग समथिंग का, कि अगर तुम इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, यू विल नॉट गेट अ प्लेस इन द टीम, तो आपको टीम में प्लेस नहीं, यानी कि जगह नहीं दी जाएगी। तो कपिल ने तो अपनी टीम को क्या दे दिया माय डियर फ्रेंड्स, वार्निंग दे दी ना, कि अगर आप इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो आपको इस टीम में जगह नहीं दी जाएगी, आपको इस टीम से बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या वार्निंग, अब वार्निंग हमारे यहाँ पर मिल रही है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें अपने ऑप्शंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इस सेड टू की जगह पर हमें जो चेंज करना है वो हमें वार्निंग से रिलेटेड वर्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वार्निंग में कौन सा टेंस यूज होगा, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट में रहेगी सर। जब डायरेक्ट स्पीच में तो ओनली रिपोर्टिंग वर्ब की मैं माय डियर बात कर रहा हूँ। तो देखिए टोल्ड होगा,
बिल्कुल नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि जब बात वार्निंग की दी जा रही है तो वार्न से रिलेटेड ही वर्ड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में होना चाहिए। यहाँ पर वार्न हमें मिला, ये हो सकता है, यहाँ पर वार्न हमें मिला, ये हो सकता है, यहाँ पर सेड टू मिला तो ये नहीं हो सकता। सो इसी वजह से इसी सिर्फ एक हमने मतलब एक वर्ड से हमने पता चल गया कि दो ऑप्शंस को हमने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया, ये यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, तो हमारा आंसर बिल्कुल भी मतलब कतई नहीं हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए अब लड़ाई बची हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्या देखते क्या है सर? मैंने आपको बताया था कि जब देखिए ये लिसनर सॉरी ये स्पीकर है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और हिज टीम हमारा यहाँ पर लिसनर है, तो यहाँ पर जो है हमें सर कंजंक्शन की नीड होती है, यहाँ पर कंजंक्शन दैट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या इस लिसनर के बाद कंजंक्शन दिया हुआ है? माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है, जबकि कंजंक्शन तो नीड है सर। हमें क्या सीक्वेंस होता है कि अगर हमारा स्पीकर है माय डियर फ्रेंड्स, कल भी हमने बात की थी, स्पीकर के बाद हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या, हमारा लिसनर है, तो इस लिसनर के बाद में हमारा क्या चाहिए, हमें कंजंक्शन चाहिए यहाँ पर, और उस कंजंक्शन के बाद में हमें हमारी रिपोर्टेड स्पीच चाहिए सर। क्या चाहिए? सॉरी माय डियर, मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया ये, मैं यहां लिखता हूं सर। सर स्पीकर चाहिए, स्पीकर के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए, लिसनर चाहिए, और लिसनर के बाद में हमें कंजंक्शन चाहिए, और उस कंजंक्शन के बाद में हमें क्या चाहिए, उस कंजंक्शन के बाद में हमें उस कंजंक्शन के बाद में हमें रिपोर्टेड स्पीच चाहिए। तो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच और ये लिसनर, रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीकर को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन। जब कंजंक्शन इसको कनेक्ट करने का काम करेगा तो कंजंक्शन की तो नीड है ना। क्या ऑप्शन 3 में कंजंक्शन है? नहीं है कंजंक्शन, तो ये भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन ए, मतलब सॉरी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मींस कि ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी हमने आगे कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ यहीं से अपने आंसर को मार्क किया, क्योंकि हमें कंजंक्शन की जो जो चीजें हमें नीड है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स है, वो तो बस हमें उनका ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स। अगर उनका हमने स्पेशली ध्यान रख लिया तो हमारा आंसर उसी से निकल जाएगा। हमें बाकी आगे की चीजों को पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है हमें, क्योंकि टाइम को सेव करना होता है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने ये देखा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। बढ़ते हैं गाइस आगे। गाइस अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट। देखिए क्या कहता है, द ऑथर इज नॉट वेल नोन, यानी कि जो एक ऑथर है ना वो नॉट वेल नोन है, मतलब ज्यादा पहचान वाला नहीं है, उसकी ज्यादा पहचान नहीं है उस ऑथर की, इतना वेल नोन वो नहीं है। लिटिल बिट पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम, यानी कि लिटिल बिट यानी कि कुछ पीपल की बात करना चाह रहा है यहाँ पर। यही हमारा अंडरलाइन पार्ट है कि अंडरलाइन पार्ट है कि कुछ लोगों ने ही उसके बारे में बस सुना हुआ है, बाकी वो ज्यादा वेल नोन पर्सन नहीं है। लेकिन आप अगर आप देखें तो ये हमारा नाउन है माय डियर फ्रेंड, लेकिन इस नाउन से पहले इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, ये लिटिल। ये लिटिल क्या आपको लगता है ये नाउन तो हमारा, अगर ये नाउन है पीपल, तो नाउन कैसा नाउन है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल माय डियर फ्रेंड। सो वी नो वेरी वेल कि पीपल काउंटेबल नाउन है, और जैसे कि हम जानते हैं कि लिटिल यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। सिंपल सी बात। तो इसका तो सीक्वेंस ही नहीं है ना, क्योंकि काउंटेबल अगर नाउन है तो इसके साथ में हमें काउंटेबल ही तो चाहिए ना, और प्लूरल काउंटेबल नाउन वाला चाहिए सर। सो ये पीपल हमारा काउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन की बात करता है, तो दिक्कत तो यहीं पर है लिटिल बिट। क्योंकि हम जानते हैं सर, अगर मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अगर ब्रीफ करना चाहूं तो देखिए गाइस, हमें पता है एक वर्ड होता है फ्यू और एक वर्ड होता है लिटिल। क्लियर है? एक वर्ड होता है फ्यू और एक वर्ड होता है लिटिल। और दूसरे की अगर मैं बात करना चाहूं तो दूसरे का बात है सर आ फ्यू और आ लिटिल। तो ये आ लिटिल है, आ फ्यू है, और लिटिल है और आ फ्यू है। देखिए सर, ये फ्यू और आ फ्यू दोनों ही काउंटेबल की बात करते हैं, और लिटिल और आ लिटिल ये दोनों ही यूज किए जाते हैं किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए माय डियर। ये उस नाउन की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट निल की बात करेगा, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर।
लेकिन ये उस नाउन की बात करेंगे, उस नाउन के साथ में आएंगे जो एटलीस्ट सम की बात करेगा, यानी कि कम तो है बट इतना है कि जिससे काम चल जाए, लेकिन ये इतना है कि जिससे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ऑलमोस्ट इतना है कि जिससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कहूं, अगर आपके एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स आए और मान लीजिए कि आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है और 100 में से अगर आपको 33 चाहिए पासिंग मार्क्स, और लेकिन आपके जो मार्क्स आए वो आए 27, तो क्या आपके मार्क्स कम तो हैं? आपके मार्क्स कम तो हैं, ये बात क्लियर है, लेकिन क्या इतने हैं कि जिससे काम चल जाए? क्या आप पास हो गए नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं हुए सर, क्योंकि आपने 100 में से कितने मार्क्स चाहिए थे आपको? यू नीड 33 मार्क्स एंड यू गॉट 27 ओनली। तो 27 वाला तो सर फेल है ना, आउट ऑफ 100। तो यानी कि इतना है कि नेगेटिव है, इतना नील है, मतलब ऑलमोस्ट नील है, ना कि बराबर। ऐसा होना ना होना बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट सम की इतनी बात करता है, बिकॉज मार्क्स आपका काउंटेबल नाउन है कि आपके अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है और आपको पासिंग मार्क्स 33 चाहिए तो आपके 36 आ गए। सर कम तो है, लेकिन इतने कम है कि जिससे काम चल जाए, बिकॉज आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट तो गाइस हो ही गए हो। समझ आया? सो सेम कॉन्सेप्ट भी वहां आपके इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है कि क्या कि पीपल हमारा काउंटेबल नाउन है और लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज करते हैं। सो दिक्कत तो मेरे भाई कुछ गड़बड़ है दया, इसी के अंदर है। क्लियर है? सो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा आंसर। अ लिटिल बिट ऑफ पीपल बात ही नहीं होती सर। अ फ्यू सर, जब यहां पर बात की गई है कि हैव, मतलब कम की बात की गई है ना, लिटिल बिट पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम, इसके होने का मतलब जो थोड़े लोगों ने सुना है, क्या उसके होने का कुछ फायदा है? वो ऑलमोस्ट नील की बात करता है या फिर एटलीस्ट सम की बात करता है? डिफरेंस आपके सामने माय डियर। वो बात करता है किसकी? ऑलमोस्ट नील की बात करता है। सॉरी, किसकी बात करता है? ऑलमोस्ट नील की बात करता है। और ऑलमोस्ट नील की बात करता है तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए सर? हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए फ्यू पीपल ही हमारा आंसर होना चाहिए, आ फ्यू पीपल, आ फ्यू पर्सन नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ तो वैसे भी पीपल है और यहाँ पर्सन है। बात समझ में आई है नहीं आई? सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर। समझ में आ रहा है आपको सेशन? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा किसका निकल के आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नरेशन। नरेशन अगेन हमारा उसका आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, तो हमें पता है हमें किस किस का ध्यान रखना है सर। सर सैड विदुषी, विदुषी हमारा स्पीकर हुआ, ठीक है, सैड हमारी रिपोर्टिंग कब हुई? ठीक है, आई विल बी 25 टुमारो। सर इसमें एक टाइम दिया हुआ है टुमारो। हमें पता है कि जब सब चीज ही हमारी यहाँ पर पास्ट में हो जाती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो क्या टुमारो का टुमारो रहना चाहिए? नहीं सर। तो क्या हो जाना चाहिए? नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट डे क्या है सर? टुमारो दिखा, बाहर हुआ। नेक्स्ट डे इसमें दिखा, इसमें टुमारो दिखा, बाहर हुआ, इसमें दिखा। सो दो ऑप्शन तो हमने एक ही वर्ड से आउट कर दिए कि टुमारो का टुमारो कभी नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। तो ये दोनों बाहर हुए, बचा नेक्स्ट डे ये वाला, बचा नेक्स्ट डे ये वाला। सर देखते हैं इन दोनों में से, यानी कि ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 में से ही हमारा आंसर है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड। आइए देखते हैं। सर ये सैड है, पास्ट है, तो पास्ट में होना चाहिए। सो थर्ड हमारा वैसे बाहर है, ये हैड है, हैड टोल्ड है, और उसके बाद सेकंड है हमारा कौन सा? सैड। अब आपको पता है यहाँ पर सैड है, सैड के बाद लिसनर नहीं है, और टोल्ड तो तब आता है जब हमारे पास लिसनर होता है। यानी कि सर स्पीकर के बाद में क्या हो? स्पीकर के बाद में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो और उसके बाद में लिसनर हो। अगर ये लिसनर होता है तभी रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सैड टू की जगह क्या होती है? टोल्ड में चेंज होती है। लेकिन यहाँ तो लिसनर है ही नहीं सर। जब यहाँ लिसनर ही नहीं है तो टोल्ड आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी बाहर हुआ। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा कि क्या? विदुषी सेड दैट शी वुड बी 25 द नेक्स्ट डे। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इसको हम एक और वर्ड से दे सकते हैं। यहाँ पर गाइस विल बी है ना, विल बी का मैंने आपको बताया था कि विल बी का पास्ट क्या होगा? वुड बी। तो यहाँ पर विल बी का पास्ट हमारा वुड बी हो गया। इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। वैसे हमने यहीं से इसको आंसर हमने मार्क आउट कर लिया था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ज्यादा टाइम स्पेंड करने की हमें इस क्वेश्चन के ऊपर कोई नीड नहीं है। ओके आइए चलते हैं गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके सामने सर वॉइस का क्वेश्चन आया। वॉइस का क्वेश्चन क्या कहता है सर, माई ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट। सर बिलीव्स की बात हो रही है, मीन्स कौन सा, V5 की बात हो गई, और V5 की बात हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई माय डियर फ्रेंड। द ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज इसेंशियल फॉर हेल्थ, यहां पर इज की बात हो गई सर। माई ग्रैंडफादर बिलीव्स, सर बिलीव्स कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सर, दो सेंटेंस है ना सर। एक सेंटेंस ये है माई ग्रैंडफादर बिलीव्स, उसके बाद दैट लगा। अब दैट हमें पता है कंजंक्शन है सर यहाँ पर। अब दैट कंजंक्शन है तो इसके बाद ये जो सेंटेंस आया है ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, तो ये तो अनदर सेंटेंस हुआ माय डियर फ्रेंड। तो ये अनदर सेंटेंस हुआ। एक सेंटेंस माय ग्रैंडमदर बिलीव्स हुआ, तो ये कंजंक्शन हुआ दैट, क्योंकि दैट ने ही दोनों सेंटेंस को बैलेंस किया, यानी कि दोनों सेंटेंस को यूज कराया। ठीक है, सो बिलीव्स कैसी वर्ब है सर, बिलीव्स ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि एक्टिव मतलब वो वर्ब कैसी है जो ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव पैसिव में होगा या नहीं होगा एक्टिव से। क्लियर है? मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो हमें वर्ड का आंसर देती है। सो माई ग्रैंडमदर बिलीव व्हाट, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, यानी कि इस व्हाट ने इस सेंटेंस का आंसर दिया, लेकिन इस सेंटेंस को यानी कि आंसर दिया तो हम इसको क्या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट हम समझ सकते हैं बट इसको यूज एज ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। सो यहां पर हम लोग एक ऐसे प्रोनाउन का यूज करेंगे जिस प्रोनाउन का नाम है माय डियर फ्रेंड इट, और इट हमें पता है कि एक सेंटेंस को भी सेंटेंस के पूरे स्टेटमेंट यानी एक सेंटेंस के लिए भी हमारा इट का यूज किया जा सकता है। सो इसके बाद में कंजंक्शन है और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट नहीं है जो इसकी बात करता है, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे इट। और इट से अगर सेंटेंस स्टार्ट है, मतलब ये हमारा पहला सेंटेंस है, तो सेंटेंस भी हमारा यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी किससे स्टार्ट होगा, इट से स्टार्ट होगा। देखते हैं इट कहां पर है, यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला। अरे भैया इट तो चारों में मिल गया हमें, ठीक है। लेकिन आगे हमने देखा कि बिलीव्स ये क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉइस में चेंज करने के लिए माय फ्रेंड हमें इसमें क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए, और इज एम आर के साथ में वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इट सिंगुलर है, इज विल बाहर, आंसर नहीं, तो ऑप्शन नहीं, हैज बिल्कुल भी नहीं, ये भी एलिमिनेशन मेथड बाहर से। आगे हमने पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा, बस दो से ही हमने अपने आंसर को चेक किया, दो से और दो ऑप्शन को बाहर कर लिया। ठीक है, अब इट इज बीइंग, अब क्या बीइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है? नहीं, कल ही तो देखा था हमने लास्ट क्लास में कि बीइंग तो सर हमारा कंटिन्यूअस में यूज होता है जब कंटिन्यूअस टेंस हो, और यहाँ तो टेंस कौन सा है सर, इंडेफिनिट है। सो बीइंग तो वैसे भी नहीं आएगा सर, ये भी बात, तो बचा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा हमने पूरे ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं सर, सिर्फ एक ही से हमने पता लगा लिया कि हमारा आंसर क्या रहने वाला है माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्रामर की हमें थोड़ी सी अच्छी सी नॉलेज है, थोड़ी लेकिन अच्छी वाली, ठीक है ना गाइस। किसी एक महान इंसान ने एक बात कही है कि नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन नॉलेज भले ही चाहे आपके पास थोड़ी है, लेकिन अगर वो थोड़ी नॉलेज भी अगर आपके पास बहुत अच्छी वाली है ना, तो वो सबसे अच्छी नॉलेज है सर। यानी कि उसके बाद फिर आपके इतने सारे मतलब क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज इतनी क्वांटिटी में, लेकिन उसका आपको हाफ यूज करना आता है, हाफ यूज करना नहीं आता, हाफ यूज करना आता है, हाफ यूज करना नहीं आता, अगर वो थोड़ी है और उसके लिए आप 100% श्योर हो, तो वो थोड़ी नॉलेज आपकी इतनी सारी वाली नॉलेज की मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है सर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। चलिए सर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड अ वर्ड दैट इज सिनोनिम ऑफ अ मर्क्यूरियल। माय डियर फ्रेंड, अब बात आई है हमारे पास सिनोनिम की। सिनोनिम कैसा वर्ड होता है जो बात करता है सेम एज, यानी कि सेम एज की बात करता है। तो इस वर्ड को हमें मतलब नीड है सर इसको क्या, इसको सिनोनिम को फाइंड आउट करने की। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं सर, इंटरचेंजेबल है, प्रेडिक्टेबल है, परमानेंट है, वॉलेटाइल है सर। ठीक है, देखिए क्या इसका आंसर है। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, तभी तो हम इसके सिनोनिम की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो मर्क्यूरियल क्या वर्ड है, मतलब इसका मीनिंग क्या कहता है सर, मर्क्यूरियल का मीनिंग ही क्या होता है, ये चीज हमें नीड है इसको समझने की, और देखते हैं क्या है सर। देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जो बात करता है सर, मतलब सडन चेंज की बात करता है सर। बट सडनली अगर किसी भी प्रकार के चेंज आए तो वो हमारा मर्क्यूरियल कहलाता है। अब सडनली चेंज किसके सर, पर्सन में या उसके मूड में सर।
ठीक है, मूड में चेंज आए पर्सन के, पर्सन में चेंज आए, सडनली चेंज, अगर सडनली चेंज आते रहते हैं तो वो वर्ड हमारा उसकी क्वालिटी को डिनोट करता है, वो उसके मर्क्यूरी की मतलब एडजेक्टिव की बात करता है, और ये एडजेक्टिव है, ये भी सारे एडजेक्टिव है। सो सर इंटरचेंजेबल तो हो नहीं सकता, चेंजेबल चेंज करने की बात, इंटरचेंजेबल इंटर मतलब चेंज की बात ठीक है, यहाँ भी चेंज है वहां भी चेंज है, लेकिन इंटरचेंज में क्या है कि एक चीज आपके पास यहाँ पर है और एक चीज यहाँ पर है, ये इसकी प्लेसिंग है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है सर। अब आपने कहा इनको इंटरचेंज किया, हम लोग रीजनिंग में करते हैं ना इंटरचेंज, तो यहाँ पर इस बी को आपने ए की प्लेसिंग पर लेकर आ गए और इस ए को आप यहाँ पर बी की प्लेसिंग पर लेकर आ गए, तो इसको आपने क्या किया, इसको आपने इंटरचेंज किया। लेकिन क्या हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड? नहीं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा सर। प्रेडिक्टेबल आपको पता है क्या होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर लें टू हैपन, कि पहले से हमें थोड़ा सा फील हो जाए कि प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है। इसमें तो सर क्या सडनली चेंज की बात हो रही है, तो बिल्कुल ही अलग जा रहा है बच्चा, ये तो वैसे ही नहीं रहेगा सर। परमानेंट, अरे भाई परमानेंट क्या कहता है यहाँ पर सडन चेंज है, मतलब यहाँ तो बार बार बदलने की बात कर रहा है, और ये परमानेंट उसको स्थायी करने की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं रहने वाला। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, वॉलेटाइल। तो ये है इसका आंसर है, और हमारा करेक्ट आंसर विल बी द वॉलेटाइल। वॉलेटाइल भी किसकी बात करता है? सडन चेंजेस की बात करता है डियर फ्रेंड, तो यही इसका सिनोनिम रहेगा। क्लियर है? उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन के। जी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा ईडियम फ्रेजेस का। सर किसका क्वेश्चन है? ईडियम फ्रेजेस का। ईडियम क्या है सर? ईडियम आपको पता है कि ईडियम एक ऐसे जो हम मुहावरों की बात करते हैं सर। कॉन्टेक्स्ट में देखना में क्या है कि रोहित वॉज, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। मतलब एक सिचुएशन हमें बतानी है, यहाँ पर एक जो ईडियम फ्रेज यूज होनी है वो एक सिचुएशन बेस्ड है सर। वो एक ऐसी सिचुएशन को बता रही है कि रोहित कैसी सिचुएशन में था, मतलब वो सिचुएशन कैसी थी रोहित की, जब वो मतलब उसने क्या लिया था, उसने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था बिना अपनी फैमिली को कंसल्ट करे हुए, तो उसकी सिचुएशन क्या है सर? सर कटिंग द रेड टेप, पहला ऑप्शन आपको पता है, ये एक दफ्तरशाही की बात करता है माय डियर फ्रेंड। दफ्तरशाही यानी कि ऑफिस से रिलेटेड है सर, ऑफिशियल रिडक्शन की बात करता है, तो ये दफ्तरशाही, यहाँ पर दफ्तरशाही से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं रहने वाला। टोल्ड टू गेट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, सर न्यू वर्ड से ही यहाँ पर पता चल रहा है न्यू लीज, कुछ अलग होने की बात हो रही है, न्यू से ही हमें पता चला, नहीं होने वाला सर। इन द सेम बोट, यानी कि इन द सेम बोट की बात ऐसी सिचुएशन कि जो सेम यानी कि अदर पर्सन की जो सिचुएशन है वो भी आपकी सेम सिचुएशन है गाइस। तो गाइस अगर आप यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या सेम सिचुएशन की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट ऑप्शन है टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल्स हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद अपने ही बैटल से लड़ने की, वो मतलब बैटल अपने आप से ही लड़ने के लिए बात कर रहा है, और यही इसका हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज करना है क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड के साथ साथ थोड़ी सी हमें क्वेश्चन के रेफरेंस की यानी कि मीनिंग को की तरफ भी स्पेशली ध्यान देना है। सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन क्वेश्चन हमें दे रहा है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आंसर फाइंड आउट करना उतना ही हमारे लिए अच्छा हो जाता है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माय डियर। Select the most appropriate idiom, एक और idiom का क्वेश्चन आया माय डियर फ्रेंड यहाँ पर। इन द कॉन्टेस्ट टू फिल इन द सेंटेंस, राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, यानी कि जो राधा है वो अभी क्या है? अनेबल है क्या करने के लिए? कंटिन्यू करने के लिए। कहां पर? वर्किंग इन दिस ऑफिस, अपने ऑफिस में जा अब वर्क करने के लिए वो अनेबल है सर। अब वो एबल नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि जो हार्ड वर्क है ना सर, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ, यानी कि यहाँ पर हमें एक रेफरेंस मिल रहा है कि इस हार्ड वर्क का ना, इस हार्ड वर्क का कुछ ना कुछ इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है सर? उसकी हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। किसकी हेल्थ के ऊपर? हर हेल्थ। हेल्थ बोले तो हर मींस बोले तो राधा की हेल्थ के ऊपर से पड़ रहा है। आइए देखते हैं सर, मेकिंग हर मीट बोथ एंड्स। अब इसमें मीट बोथ एंड्स की बात क्या है? हॉट एंड कोल्ड की बात क्या है? कीपिंग एन आई एंड टेकिंग अ टॉल ऑन। ठीक है, ठीक है, हाँ जी गाइस, तो बताइए सर क्या है इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स? आप बताइए जल्दी फटाफट से, जब तक मैं पानी पी लेता हूं माय डियर फ्रेंड।
जी सर, मिला आपको आंसर। देखिए सर, कीपिंग एन आई यानी किसी चीज के ऊपर नजरें बनाए रखना, बिल्कुल भी मीनिंग नहीं दे रहा सर। फ्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, कभी ऐसी सिचुएशन कोल्ड वाली, कभी हॉट वाली सिचुएशन, कभी कैसी सिचुएशन, कभी कैसी सिचुएशन, दोनों सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं हो रही है। मेकिंग हर मीट बोथ एंड्स, यानी कि बोथ एंड्स की बात हो रही है यहाँ पर, उसके मेकिंग हर डिफरेंट डिफरेंट बोथ, नहीं सर। बचा ऑप्शन क्या, टेकिंग अ टॉल ऑन, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, और यही ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, और ये हमारी आज की क्लास का माय डियर फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं चेक कर लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन ही है जी माय डियर फ्रेंड, ये आज की हमारी क्लास का लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। देखिए, सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, सर डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट। सर OWS का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है हमारा? OWS का क्वेश्चन है। OWS आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करता है माय डियर फ्रेंड। डाइवर्स का मतलब क्या होता है सर? डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफर की बात कर रहे हैं, मतलब जो चीज हमारे भिन्न भिन्न हो, भिन्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, वो है पहला फर्स्ट ऑप्शन है सर होमोजीनियस, एसिडुअस, हेटेरोजीनियस और हॉरेंटियस। अगर मैं डायरेक्ट इसके आंसर की बात करूं तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है सर, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो ये रहेगा, ना ये रहेगा, ना ये रहेगा। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ये तीनों ऑप्शंस क्यों नहीं रहेंगे और ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर क्यों रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। जी सर बताइए। देखिए सर, होमोजेनियस की अगर मैं बात करूं तो होमोजेनियस बात करता है सर सेम की, यानी कि एक रूप की बात करता है, एक जैसे की बात करता है। यहां तो डाइवर्स दे दिया तो डिफरेंस की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात हो रही है, डिफरेंट की बात हो रही है। एसिड्यूस क्या बात करता है? वर्किंग हार्ड, परीक्षा में जिसको हम लोग बोलते हैं। हॉरेंटियस किसकी बात करता है? एक ऐसे अनप्लीजेंट की सर, अनप्लीजेंट सिचुएशन टाइप की बात करता है। सो बचा ऑप्शन हमारा ये, जो किसकी बात करता है? जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल की बात करता है और इवेंट्स की बात करता है। सो यही रीजन है कि इसका हमारा OWS यानी कि सेम हमारा आंसर यही रहेगा। तो इस ऑप्शन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट यानी कि OWS का, इसका आंसर रहने वाला है हमारा हेटेरोजीनियस माय डियर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। बस आप वीडियो को इस तरीके से ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो हम आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगे तो उसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे अब अपनी अगली नई क्लास में न्यू वीडियो के साथ, कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें हम और कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट पे कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।